हेलो दोस्तों, मैं हूं शाह रब्बानी और आप देख रहे हैं द लेजेंड शो। आज हम बात करेंगे कैफी आजमी की। आप कैफी आजमी को किस वजह से जानते हैं? सबसे ज्यादा लोग उन्हें फिल्मों में गीत लिखने की वजह से जानते होंगे, जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन इसके अलावा भी कैफी साहब के कई रंगो रूप हैं। कैफी जितने बड़े शायर और कवि थे, उससे कहीं बढ़कर समाज सेवी भी थे। जहाँ एक तरफ उन्होंने फिल्मों की कहानियां, स्क्रिप्ट लिखी, वहीं दूसरी तरफ वो भारत की जंग आजादी में, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर अंग्रेजों से निजात पाने की कोशिश भी करते नजर आते हैं। मजदूरों और मजलूमों की आवाज भी उठाते हैं। आज हम गुलाम भारत में पैदा होने वाले आजाद ख्याल कैफी आजमी की जिंदगी के कुछ किरदारों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे और किन मजबूरियों की वजह से फिल्मी दुनिया में आए और इतना नाम कमाए। वीडियो में आखिर तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। कैफी साहब की पैदाइश उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 को एक शिया जमींदार खानदान में हुई। उनका नाम रखा गया सैयद अतहर हुसैन रिजवी, जो बाद में अपने कलमी नाम कैफी आजमी से मशहूर हुए। उनके वालिद सैयद फतह हुसैन रिजवी और माँ का नाम कनीज फातिमा था। शुरुआती तालीम घर पे ही हुई। उन्हें बचपन से ही शेर व शायरी का शौक था। घर की मजलिसों में नज़मों को बड़े प्यार से सुनाया करते, जिसके लिए उन्हें कई बार डांट भी पड़ती। फिर वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाते और कहते, अम्मा देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा शायर बनकर दिखाऊंगा। कहते हैं कि सिर्फ 8 साल की उम्र से शेर व शायरी करने लगे और पहली बार 11 साल की उम्र में बहराइच के मुशायरे में अपनी पहली गजल सुनाई, जिसे भारत की लेजेंडरी सिंगर बेगम अख्तर ने अपनी आवाज देकर अमर कर दिया। वो गजल थी, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, मुद्दत के बाद उसने उल्फत से की नजर, ये खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। खानदान के लोग चाहते थे कि वो दीनी तालीम हासिल करें, इसलिए उनका एडमिशन लखनऊ के सुल्तानुल मदारिस में करवा दिया गया। मदरसे में दाखिल होने के बाद वहाँ की बद इंतजामी से परेशान होकर स्टूडेंट की यूनियन बनाई और हड़ताल पर बैठ गए, जिसकी वजह से 1.5 साल तक मदरसा बंद रहा। लेकिन गेट पर धरना चलता रहा। उस धरने में कैफी रोज एक इनकलाबी और जज्बाती नज्म सुनाती। धरना खत्म होने के बाद कैफी को मदरसे से निकाल दिया गया, लेकिन इसका फायदा भी उन्हें मिला। इस दौरान कुछ प्रोग्रेसिव राइटर्स की नजर उन पर पड़ी। वो कैफी की लीडरशिप देखकर काफी इम्प्रेस हुए। लखनऊ उस वक्त प्रोग्रेसिव राइटर्स का मेन सेंटर बना हुआ था। उन लोगों ने उन्हें हौसला दिया और हर मुमकिन मदद देने की पेशकश की। लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू, अरबी और फारसी की डिग्रियां हासिल की और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए। 1932 से 1942 तक लखनऊ में रहने के बाद कैफी साहब कानपुर चले गए और मजदूर सभा में काम करने लगे। मजदूर सभा में काम करते हुए कम्युनिस्ट लिटरेचर को बड़ी संजीदगी से पढ़ा और समझा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर मेंबर बन गए। कैफी एक पुख्ता कॉमरेड थे। कैफी लाल कार्ड को हमेशा सीने से लगाकर रखते थे। 1943 में जब मुंबई में कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस खुला तो कैफी साहब मुंबई चले गए। वो पार्टी के कामों में मसरूफ रहते हुए अपनी शायरी से लोगों के दिलों में इनकलाब भरने का काम भी करते। वो मुशायरों के स्टार शायर बन चुके थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार कौमी जंग में लिखते और ग्रास रूट लेवल पर मजदूर और किसानों के साथ पार्टी का काम भी करते, जिसके लिए पार्टी कम्यून में एक कमरा और घर खर्च के लिए माहाना 40 रुपए देती थी। मुंबई में ही उनका संबंध इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा से हुआ। आगे चलकर इप्टा के अध्यक्ष भी बने। इसके अलावा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर भी थे। इप्टा के दिनों में उनके दोस्तों की फहरिस्त में जो लोग थे, बाद में बड़े नामी गिरामी कलाकारों के रूप में जाने जाने लगे। इप्टा में ही होमी भाभा, किशन चंदर, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, बलराज साहनी, शैलेंद्र, प्रेम धवन, इस्मत चुगताई जैसे कम्युनिस्टों के साथ काम किया। 1946 में कैफी साहब हैदराबाद के एक मुशायरे में गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी नज्म सुनाई, जिसका उन्वान था औरत, जिसके बंद यूं हैं, तोड़कर रस्म का बुत बंदे कदामत से निकल, ज़ोफ़े इशरत से निकल, वहमे नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्क़े अज़मत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उसी मुशायरे में उनकी मुलाकात शौकत खानम से हुई और वो अपना दिल हार बैठी।
जबकि शौकत की मंगनी भी हो चुकी थी। जब ये बात उनके घर वालों को मालूम पड़ी तो सब बहुत नाराज हुए, क्योंकि उन दिनों कैफी साहब की माली हालत ठीक नहीं थी। बहरहाल वो अपने वालिद के साथ मुंबई आ गईं और वहीं पर उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद घर चलाने के लिए और पैसों की जरूरत थी। इसके लिए कैफी साहब ने अखबारों में कॉलम लिखना शुरू किया। फिर भी पैसों की तंगी दूर नहीं हुई। यहीं से उनका रुझान फिल्मों की तरफ गया। हुआ यूं कि उर्दू की मशहूर राइटर इस्मत चुगताई को जब पता चला कि कैफी साहब की बीवी शौकत उम्मीद से है, तो उन्होंने सोचा कि परिवार को कुछ ज्यादा आमदनी की जरूरत है। इस्मत के पति शाहिद लतीफ फिल्म बुज़दिल बना रहे थे। उन्होंने उनसे सिफारिश की कि कैफी से गीत लिखवाएं। शाहिद लतीफ तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रखी कि इसका मेहनताना सीधे शौकत को देंगे। इस तरह कैफी साहब ने फिल्म के लिए पहला गीत लिखा, रोते रोते गुजर गई रात। शुरू में कैफी साहब को फिल्मों में गाने लिखने का कारोबार बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर गानों की धुन पहले तैयार हो जाती, फिर उस धुन पर गाने लिखने पड़ते। एक इंटरव्यू में कैफी साहब कहते हैं, ये ठीक वैसा ही है मानो कब्र खोद दी गई है और इसके नाप का मुर्दा खोजना है। इसलिए कभी सर बाहर रह जाता है तो कभी पैर बाहर निकल आते हैं। हालांकि डायरेक्टर का मुझ पर भरोसा रहता है कि ये गीतकार मुर्दे को सही तरीके से दफना देगा। कैफी साहब ने बहुत सारी फिल्मों के लिए गाने लिखे। इत्तेफाक से गाने तो हिट हो जाते, लेकिन फिल्में अच्छा कारोबार नहीं कर पाती। कुछ लोगों ने ये बात फैला दी कि कैफी अनलकी हैं। इसी बीच चेतन आनंद उनसे मिलने जानकी कुटीर आ गए और कहने लगे कि बड़े दिनों के बाद एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें गीत आपको लिखना है। कैफी साहब ने कहा, भाई गीत तो मैं अच्छे लिखता हूँ, लेकिन मेरे सितारे गर्दिश में हैं, फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। चेतन आनंद ने कहा, मेरे बारे में भी लोग यही सोचते हैं कि मैं मनहूस हूँ। हो सकता है दो निगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बन जाएं। इसके बाद कैफी, मदन मोहन और चेतन की तिकड़ी ने हमें तुम जो मिल गए हो गीत दिया। फिल्म का नाम था हंसते जख्म। इस फिल्म ने कैपिटल सिनेमा में 72,000 रुपए का कलेक्शन किया, जो उस समय का एक रिकॉर्ड था और बॉक्स ऑफिस पर हिट डिक्लेयर किया गया। जिन्होंने फिल्म हीर रांझा देखी होगी, उन्हें बखूबी पता होगा कि इस फिल्म के सारे डायलॉग शायरी यानी कि पोएट्री में हैं, जिसे कैफी साहब ने बड़ी मेहनत से लिखा था और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया। कैफी के सदाबहार गीतों की बात करें तो एक से बढ़कर एक गीत है, जैसे कागज के फूल का ये गाना, वक्त ने किया क्या हसीन सितम। खासकर 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन आपने जरूर सुना होगा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये देशभक्ति से लबरेज ये गाना भी कैफी साहब ने ही लिखा था, जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्म हीर रांझा के गीत मिलो ना तुम तो हम घबराएं और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, फिल्म अर्थ तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो जैसे बेशुमार गाने सिर्फ कैफी साहब ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म जगत के सदाबहार गाने हैं। इससे पहले कैफी साहब अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके थे। कैफी का मानना था कि शायरी और कविता का इस्तेमाल समाज में बदलाव लाने वाले एक हथियार के रूप में होना चाहिए। कम्युनलिज्म के खिलाफ और औरतों, किसानों, मजदूरों, समाज के निचले पायदान पर बैठे हर उस शख्स के समर्थन में नज़में लिखी, जिनमें से कुछ खास नज़में हैं औरत, मकान, बहरूपनी, दायरा, सांप वगैरह। कैफी साहब की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। वो सिर्फ अपनी शायरी में ही उपदेश नहीं देते थे, बल्कि समाज में जो बदलाव देखना चाहते थे खुद उन्होंने कर दिखाया। जिंदगी के आखिरी 20 साल का ज्यादातर वक्त अपने पुश्तैनी गांव मिजवा में ही गुजारा। वहाँ मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के जरिए लड़कियों के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल, इंटर कॉलेज, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, एम्ब्रॉयडरी और सिलाई सेंटर कायम करके समाजी खिदमत की जिंदा मिसाल पेश की। शबाना आजमी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि कैफी साहब अपने आखिरी दिनों में उनसे वादा लिए कि मेरे बाद मेरे अधूरे कामों को पूरा करना और मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, जिसे वो पूरा भी करती हैं। कैफी साहब की किताबों की बात करें तो झनकार, आवारा सजदे, सरमाया, आखिर शब, कैफियत, दूसरा वनवास, इसके अलावा अखबारों में लिखे आर्टिकल और दूसरे गीत, गजल, नज्म वगैरह किताबी शक्ल में छप चुकी हैं। कैफी साहब को बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए, पद्मश्री, साहित्य अकादमी फेलोशिप, साहित्य अकादमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, दिल्ली सरकार राज्य अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड और विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधियां दी गई।
साथ ही कई जगहों, हाईवेज, रोडों और वेलफेयर सोसाइटीज के नाम कैफी आजमी के नाम पर रखे गए। घर की जमींदारी और ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर समाज की सेवा के लिए दर बदर की ठोकरें खाने वाला जंगजू 10 मई 2002 को दुनिया से चला गया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। शुक्रिया।